जय हिंद। आपके समक्ष मैंने एक नए जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ और आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपने इसे सुना ही होगा। अगर नहीं जानते हैं तो भी मैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ एक नए रिपोर्ट्स और जो सबूत है यहाँ पे इससे पता चला है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने ही चलाया था। आपको संक्षिप्त जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह बौद्धों का एक बौद्ध विहार या बौद्धों का जो पढ़ने का एक जगह था, जिसे हम गुरुकुल वगैरह या विद्यालय वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बीच में कई सालों से या पहले से ही हम लोग सुनते आए हैं कि मुसलमानों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, ठीक है। और वह मुसलमान कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि अब क्यों यह जो है फिर से चर्चा में आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन जलाया था, किसने जलाया था और कब जलाया था, इसकी चर्चा का विषय क्यों बना। तो देखिए, अभी पिछले दिनों में ही 4 दिन पहले मोदी ने नालंदा यानी बिहार में जाकर, नालंदा यानी एक ज़िला भी है बिहार का, वहाँ पर जाकर इस विश्वविद्यालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। क्योंकि यह पहले से भी बना हुआ है, लेकिन इसे और मजबूत तरीके से बनाने के लिए और फिर से जो इसके पहले इसे ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त थी, उसे प्रसिद्धि दिलाने के लिए इसे उस तरीके से इसे क्रियान्वयन किया जाए। तो इस समय जो है इसे पाली अनुसंधान के लिए या इसके रूप में जाना जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में नालंदा विश्वविद्यालय फिर एक नई पहचान को लेकर के उभरने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है और इसके क्या क्या सबूत वगैरह यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक महिला है, ठीक है। देखिए, ये जो है इनका नाम है रुचिका यानी डॉक्टर रुचिका। यह है डॉक्टर रुचिका है, देखिए यह है। और यह जो है इन्होंने ही इसे बताया है और इन्होंने बताया कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसे खिलजी ने नहीं जलाया। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि नालंदा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन जो है के बाद मध्यकालीन इतिहासकार जो रही हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा, ये देखिए कोई ऐसी अंडू फंडू या ऐसे बात नहीं बोल रही हैं, बल्कि ये मध्यकालीन इतिहासकार हैं। यानी मध्यकालीन जब मुस्लिम भारत पर आक्रमण किए उस समय से जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसी को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तो जिस समय इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया वगैरह गया, यह उसी समय की इतिहासकार हैं और उसके बारे में जानकारी रखती हैं। तो इनका एक वीडियो है यहाँ पे वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने क्या कह रही हैं कि नालंदा को जलाना तो दूर, खिलजी ने हाथ तक नहीं लगाया, खिलजी ने इस पर हाथ तक नहीं लगाया, ठीक है। मतलब कि लोग कहते हैं कि खिलजी ने इसे जलाया था, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ पर हाथ तक नहीं लगाया। और इन्होंने अपनी 2 थ्योरी यानी 2 यहाँ पे सबूत पेश करती हैं कि इसे खिलजी तो जला ही नहीं सकता, खिलजी बिल्कुल नहीं इसे जला सकता है, ठीक है। क्यों? आइए पहले सबूत की तरफ पढ़ते हैं। पहला थ्योरी इनकी क्या है यह जानते हैं। क्या मज़ेदार बात है, आप भी देखिएगा। और देखिए, कोई भी इतिहासकार है, देखिए इतिहासकार है इसलिए हम इनको लेकर आए हैं, नहीं तो हम ऐसे कोई मुँह उठौआ चूल्हा उठौआ व्यक्ति आके ऐसा कहे कि नहीं हमारे गांधी जी सबसे देशद्रोही थे, तो ऐसा तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन आप अगर कोई इतिहासकार हैं, आपका इतिहास में नाम दर्ज है, आप इतिहास के लिए काम करे हैं, खोज वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी बात को कोई भी एक समय के लिए ज़रूर विश्वास करेगा, फिर आपकी जो विश्लेषण है उस पर ध्यान देगा। तो इन्होंने इस तरह से की है, इसलिए हम जो है इन्हीं को लेकर यानी इनके विचारों को लेकर सबूत आपको पेश करने के लिए बाध्य हैं और दिखाते हैं आपको आगे कैसे होता है। ये आप देखिए, जो थ्योरी इनकी पहली थ्योरी है, इन्होंने क्या बताई है यहाँ पे कि खिलजी ने नालंदा नहीं बल्कि
उदंतपुरी मठ को ध्वस्त किया था। अब देखिए एक नया जो है उदंतपुरी मठ है, इसको गोपाल ने बनाया था, यानी गोपाल वंश के शासक, जो पाल वंश के शासक थे गोपाल, क्या थे, गोपाल जो है ये कौन से, पाल वंश के शासक हुआ करते थे, इन्होंने बनवाया। ठीक है, अभी बात करेंगे कि इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी, और लेकिन यहाँ पे यह देखते रहिए। अब देखिए इन्होंने क्या करी है पहली थ्योरी में कि मिन्हाज सिराज की जुबानी की किताब है एक, ठीक है, तबाकत नासरी। मिन्हाज सिराज एक मुस्लिम लेखक हैं और उनकी किताब है तबाकत नासरी, आप जानते ही हैं। और यह खिलजी के समय ही, यह मतलब इतिहासकार रहे हैं, खिलजियों के साथ ही इन्होंने इसके बारे में अपने किताब या इतिहास के बारे में लिखा है। और इन्होंने इस पर आक्रमण का जिक्र यहाँ पे देखा गया है, लेकिन नालंदा नाम कहीं नहीं लिखा है। इन्होंने आक्रमण, पता चला है कि खिलजी ने आक्रमण किया था, खिलजी ने आक्रमण किया था किसी विश्वविद्यालय या किसी मठ पर, लेकिन और नालंदा नाम नहीं है। ठीक है, तो मिन्हाज एक जगह उदंत विहार नाम लिखते हैं, इसलिए इतिहासकार जदुनाथ सरकार इसकी पहचान उदंतपुरी मठ के रूप में करते हैं, जो कि नालंदा से बहुत ही काफ़ी दूर है। ठीक है, अब देखिए इसका आपने समझ में आ चुका होगा क्या कह रहा है, यानी मिन्हाज सिराज जो उस समय के लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इसे उदंत विहार जो ध्वस्त किया था खिलजी ने, बख्तियार ने, तो उसका नाम उदंत विहार नाम बताया जा रहा है। तो यहाँ पे नालंदा को तो नाम है नहीं, तो नालंदा को उसने नहीं जलाया, तो फिर जलाया किसने, इनका पहला सवाल यह है। आपको समझ में आ रहा होगा किधर से बात जो है मोड़ ले रही है। ठीक है, तो आइए अब दूसरा थ्योरी देखते हैं, कितना मज़ेदार है, आपको मज़ा आ जाएगा भाई साहब, इतना मज़ेदार जो इन्होंने दी है अपनी थ्योरी को, और ऐसी जगह से उठाई है और इसे कोई काट भी नहीं सकता कि ये गलत लिखी है। ठीक है, देखिए खिलजी की मौत 28 साल के बाद हुआ था नालंदा पर हमला, मतलब कि जब खिलजी आया था उसके 28 साल बाद नालंदा पर आक्रमण हुआ। तो यह किस मतलब कैसे पता इनको, तो देखिए इसके रेफरेंस भी ये दे रही हैं। 1934 में भारत आए तिब्बती भिक्षुक धर्मस्वामी अपने यात्रा वृत्तांत में मठों पर खिलजी के हमले का जिक्र तो करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नालंदा का जिक्र नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आपको यह बात समझ में आ रही होगी। हालांकि धर्मस्वामी एक अटेम्प्टेड अटैक का जिक्र करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि कोई अटैक हुआ था जो तुरुस्का ने 1934 ईस्वी में किया था। उन्होंने कहा कि 1934 में तुरुस्का ने किया था, किसने, तुरुस्का ने किया था, जो कौन है पता नहीं, उनकी भाषा में अलग था, जो कि बख्तियार खिलजी के मरे हुए 28 साल उस समय हो गए थे। जो 1934 में 1234 हुआ था, तो उस समय 28 साल हो गए थे खिलजी के मरे हुए। तो अब आप बताइए कि किस पर विश्वास करें। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, आपको यह जो थ्योरी मिल रही है समझ में आ रहा है, तो आप खुद इस पर जो है एनालिसिस करके इसे आप खुद सोचिए। तब तक आगे बढ़ते हैं और फिर अभी और लाएंगे, मतलब आगे है कि ब्राह्मणों ने इसे जलाया, इसके लिए इसकी क्या थ्योरी है, इन्होंने कहाँ से इसे प्राप्त किया है, यह हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा जान लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है 7वीं सदी में यहाँ पे चीनी यात्री एक आए थे हेमसोंग, जो कि हर्षवर्धन के समकालीन आए थे, और हर्षवर्धन जो है 7वीं सदी में यानी 647 ईस्वी में भारत पर शासन किया था, उसी के आसपास यो आए थे। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी थी। क्या लिखी थी, देखिए कि पूरा बिहार जो है ईंटों की एक दीवार से घिरा था, बहुत मतलब बड़े एरिया में था। ठीक है, और बहुत मतलब एक दीवार से यानी 4 दीवारी से घिरा हुआ था, ताकि कोई बाहर से इसमें प्रवेश न करे। दरवाज़ा जो इसका सीधा दरवाज़ा था और शिक्षा केंद्र में डायरेक्ट खुलता था, यानी डायरेक्ट अगर दरवाजे से होकर जाएंगे तो आप जो है सीधे विद्यालय में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पे 8 बड़े हॉल होती थी जिसमें पढ़ाई होती थी। यहाँ तक कि गगन चुंबी 9 मंजिला पुस्तकालय भी था, जहाँ 90 लाख से अधिक किताबें मौजूद थी। देखिए कि ऐसा विद्यालय तो आज हमको कहीं मिल जाए तो आप बता दीजिएगा, 90 लाख किताबें जो है किसी विद्यालय में होगा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, इतनी विद्यालय देखिए उस समय जिस समय जो है शिक्षा का महत्व जो है बहुत कम लोग जानते थे। ठीक है, और
ऐसा विद्यालय जो है गिने चुने थे, लेकिन वहाँ जो है नालंदा विश्वविद्यालय कितना ज़्यादा संपन्न रहा होगा आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा वहाँ के लोग रहे होंगे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि कई देशों से, यानी जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, जापान, यहाँ से लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि टेस्ट जो होता था, यहाँ पे 1-2 टेस्ट नहीं होते थे, यहाँ पे कई सारे टेस्ट होते थे और कई टेस्टों में आपको पास करना होता था। सबसे पहले तो द्वारपाल जो होता था, सबसे द्वार पर वही आपका टेस्ट लेता था। अगर उसके टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तब आपको आने यानी पढ़ने का मौका मिलता था। बता दें कि जितने लोग आते थे उसमें से केवल 20% लोग, यानी 5वां भाग लोग ही क्या करते थे कि पढ़ाई करने के लिए वे सफल हो पाते थे, यानी पढ़ने के लिए उन्हें मौका मिल पाता था। बाकी लोग इसमें सफल ही नहीं होते थे, टेस्ट में इन्हें बाहर जाना पड़ता था। देख सकते हैं कितना ज़्यादा। और लेकिन देखिए बाद में ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, देखिए कैसा इसका हालत हो गया है। बहुत सारी देखिए सीढ़ियाँ देखिए कैसी बनी हुई हैं, ऐसी मतलब कई मंजिलों पर जाने के लिए ये सब व्यवस्था था। देखिए इतना ज़्यादा ईंटों का केवल बना हुआ ये मतलब जो संरचना है, और यहाँ पे देखिए सीढ़ी है नीचे ऊपर जाने के लिए। लेकिन आज का स्थिति देख करके आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी स्थिति क्या है। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आगे की तरफ किसमें क्या होता है। यहाँ पे देखिए, तो अब देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को यानी बनवाया कौन था। सबसे पहले हमें यह जानना है। तो इसे बनाने के लिए देखिए एक राजा है जो कि कुमारगुप्त थे, यानी गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त थे। और ये 427 के अंतर्गत यानी इस समय इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पे शिक्षक के लिए रहने की व्यवस्था थी, जो अध्यापक थे उनको रहने के लिए व्यवस्था थी। आपको बता दें जानकारी के लिए कि यहाँ पे 1000 शिक्षक रहा करते थे, पढ़ाई कराते थे। और मतलब जो विद्यार्थी थे उनकी सोचिए तादाद कितनी रही होगी। और वह भी शिक्षा ये मत सोचिए कि आज की तरह कि बस कोरम पूरा करना है, आपको साल भर पढ़ना है, साल भर में जो आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ तक कि पूरी जो है आपको शिक्षा से क्या है लबालब यानी सराबोर करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से शिद्दत होती थी। तो इसकी स्थापना हमने देखा कुमारगुप्त ने करवाया था। उसके बाद इस विश्वविद्यालय को कई शासकों के द्वारा इसका समर्थन भी मिला इसमें जो है। ठीक है। और यहाँ पे पाल वंश के शासक हुए, ये भी जो है इस मतलब विश्वविद्यालय के लिए काम किए। साथ में हर्षवर्धन जो था ह्वेनसांग उसी के समय आया था, वह भी बौद्ध विचार के थे जिन्होंने विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बारे में हमें जानकारी कुछ तरह हद तक मिलती है इस चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा। ह्वेनसांग की पुस्तक है सी क्यू की। ठीक है। यह 7वीं सदी में भारत आए थे। इन्होंने देखिए बताया कि 20% छात्र ही इसमें से सफल हो पाते थे, इन्हें इसे प्रवेश मिलता था। देखिए यहाँ पे सब लिखा गया। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 100 गांव जो है इस विद्यालय सौंपे गए थे, जो इनके द्वारा टैक्स लेकर के 100 गाँव का टैक्स प्राप्त करके इस विद्यालय का पूरा खर्चा बर्चा चलता था। ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। अब देखिए आगे कि बौद्ध के ज्ञान का बड़ा सोर्स क्या है, बौद्धों के ज्ञान के लिए हमें इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमने देखा ह्वेनसांग का सीक्यू की है। इसके साथ यहाँ पे द लाइफ ऑफ द ह्वेनसांग, देखिए ये भी है ह्वेनसांग वाली, यह भी है। तो यहाँ पे इसमें से बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा भी गया है ह्वेनसांग वाली पुस्तक में कि यहाँ पे सुंदर सजी मीनारें थी और सजे बुर्ज थे, बहुमंजिला भवन थे, और जिनके ऊपर जो है कमरे थे जो कि बादलों से भी ऊपर थे, जिनकी देखिए इतने ज़रा चढ़ा बढ़ा के यानी अतिशयोक्ति अलंकार में ले जा करके इसकी तारीफ करी जा रही है। इसी के साथ साथ और भी कई सारी किताबें हैं, जैसे कि देखिए 12वीं सदी में जो है यहाँ पे ये सब दिखाया गया है। ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि जानकारी हासिल करते हैं एक चीज़ और कि ब्राह्मणों ने फिर जलाया क्यों। ठीक है। ब्राह्मणों को क्या दिक्कत थी इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की, जो कि हमने देखा कि बख्तियार ने तो जलाया नहीं, क्योंकि बख्तियार जो है कि पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय जला
तो उसके पहले ही बख्तियार खिलजी मारा जा चुका था, मर गया था। ठीक है, तो वह तो जला नहीं सकता, फिर किसने जलाया? तो इनका मानना है कि ब्राह्मणों ने इसे जलाया था। देखिए इन्होंने अपना तर्क क्या देती हैं। देखिए डॉक्टर रुचिका शर्मा, जो कि तमाम चीज़ों के बीच एक कॉमन बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय जली तो थी, क्लियर है कि उसे जलाई गई थी, यह पूरी तरीके से प्रूफ है। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उसमें पूरी तरीके से साक्ष्य मिला है कि उसे जलाया गया था, न तोड़ा गया था, न फोड़ा गया था, न किताबें कहीं और ले गई थी। ठीक है, जो भी जानकारी मिली है तो पता चला है कि उसे एकदम पूरी तरह से जलाया गया था, और उसमें जो किताबें थी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली थी, राख जो है, और इतनी सारी जो किताबें थी 90 लाख के आसपास, वह कई 3 महीने तक लगातार जलती रही थी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताने का प्रयास किया कि ऐसे में अगर नालंदा को खिलजी, तुर्क और तुरस्कों ने नहीं जलाया तो किसने जलाया। यहाँ पे देखते हैं कि इनका क्या थ्योरी है। इन्होंने देखिए पहली थ्योरी बता रखी है इनकी, यहाँ पे पहली थ्योरी है कि ब्राह्मणों ने ही नालंदा में आग लगाई। ठीक है, नालंदा में किसने आग लगाई? ब्राह्मणों ने। कैसे? उनको बताना है कि 17वीं शताब्दी में बौद्ध स्कॉलर तारकनाथ लिखते हैं, ये चीनी लेखक हैं। ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर इनका किताब है, जिसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि कक्कुट सिद्धा ने श्री नलेंद्र यानी नालंदा को बनवाया था। इनका मानना था कि इसको बनाने का काम किसने किया? नलेंद्र यानी नालंदा को बनवाया था। किसने? कक्कुट सिद्धा ने। ठीक है, इसके उद्घाटन पर एक भव्य भोज रखा गया, और इस भोज में 2 तीर्थक यानी ब्राह्मण भी आए थे, और कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने उन पर पानी फेंक दिया। ठीक है, तो ये देखिए तारकनाथ की जो बुक है ना उसमें दिखाई गई है। ठीक है, आपको भी जो लग रहा है आप बताइएगा कि यह कितना सत्य हो सकता है। और उसके बाद देखिए बताया है कि उसमें एक ब्राह्मण ने ठान लिया कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला लेंगे। इसके लिए उन्होंने 12 साल तक समाधि ली, सूर्य से सिद्धि प्राप्त कर ली। इसके बाद दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर एक यज्ञ किया और उसकी राख नालंदा में फेंक दिया, जिससे इसमें चमत्कारी आग लगी और इसमें 84 बौद्ध केंद्र जल गए। ठीक है, देखिए हमको भी थोड़ा सा ये बात जो है हवाई लग रही है, लेकिन ये किताबों में लिखी गई है। ठीक है, जो कंग्यूर है इसमें किताबें में जानकारी पाई गई है। तो देखिए जब लिखी गई है तो कुछ न कुछ उस समय एक धारा या एक विचार जो है उस समय बह रहा होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, तभी तो ये बात लिखी गई उस समय। कोई अपने से तो इतना तुरंत बना नहीं सकता। तो समाज में कुछ ऐसी विचारें चलती रहती हैं कि नालंदा को ऐसे जलाया गया, वैसे जलाया गया। ठीक है, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो देखिए कुछ तो सच्चाई होती है। जब कोई चीज़ बात निकल के आती ना उसमें थोड़ा सा सच्चाई होता है, भले वह। देखिए एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए आपने कहीं सांप देखा। ठीक है, आपने बताया कि देखिए हमने सांप देखा कि वह जो है 2 हाथ का था। फिर वो व्यक्ति ने बताएगा कि हमने एक सांप देखा था और ये काला था और वह 4 हाथ का था। ऐसे लोग बताते जाते हैं जिससे पता चलता है कि वह जो है मतलब कि कई लट्ठा या 20-25 हाथ का था, बहुत बड़ा था, बहुत खूंखार था। ऐसा आपने महसूस किया होगा कभी न कभी। तो इस तरह से बातें जो हैं बढ़ती हैं, लेकिन सच्चाई तो है ना कि आपने सांप देखा था, सांप आपने देखा था, वही बात आगे बढ़ के अतिशयोक्ति अलंकार में खूब आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ी मोड़ी जानकारी जो है क्या यहाँ से निकाल सकते हैं कि ब्राह्मणों ने जब ऐसा काम किया था तो कुछ न कुछ बात रही होगी, तभी इसे इसमें शामिल किया गया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और उसकी देखिए दूसरी थ्योरी क्या है। पहली थ्योरी तो आपको समझ में आ गई कि उसको ब्राह्मणों ने जलाया। दूसरी थ्योरी है कि आकस्मिक आग से यहाँ पे नालंदा जो है जल गई थी। यहाँ पे रुचिरा शर्मा इतिहासकार DR पाटिल के हवाले से बताती हैं कि एक दिन अचानक आग लगने से नालंदा नष्ट हो गई। नालंदा की खुदाई के दौरान यह पता चलता है कि वहाँ बंद कमरों में खाना बनता था। बौद्ध भिक्षु खुले लैंप का प्रयोग करते थे, जिनकी वजह से आग लग जाने में काफ़ी आम बात थी। ठीक है, और खुदाई के दौरान और यहाँ पे खुदाई के दौरान जो है 12 में से खुदाई के दौरान जो है इसमें 12 में से
स्थल 12 से 1003 ईस्वी का एक शिलालेख मिला। इसमें लिखा है कि एक बड़ी सी आग ने नालंदा को नष्ट कर दिया था। ठीक है, खुदाई के दौरान एक स्थल 12 वहाँ पे है और जो कि 1003 ईस्वी का है और उसमें बताया गया कि इसको नष्ट कर दिया गया है। रुचिरा शर्मा कहती हैं कि अधिकतर इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि नालंदा की ध्वस्त धीरे धीरे हुई थी। इसके प्रभाव 9वीं और 10वीं शताब्दी में ही दिखने लगे थे, लेकिन इनका भी बात जो है यहाँ पे पूरी तरीके से सही है, आप इसको काट नहीं सकते। ठीक है, इनका मानना है कि जो नालंदा धीरे धीरे पहले से ही टूट रही थी। क्यों? क्योंकि आप इसे यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जब 5 शासक थे वो उन्होंने बौद्ध धर्म का विचार थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है कई सारे मंदिरों को, मठों को निर्माण भी कराया और उसका संरक्षण वगैरह भी करते थे। लेकिन ठीक उनकी बात जो है मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद जो है गजनी, गोरी वगैरह कई सारे ऐसे इन्वेडर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट वगैरह करते थे। तो बात यह है कि देखिए, जो वो आते थे मुस्लिम, तो वह लूटपाट करते थे, न कि किसी को बर्बाद करते थे। ठीक है ना, तो वो लूटपाट करके किसी घर को नष्ट नहीं करते थे। ठीक है, महिलाओं को कोई परेशान नहीं करते थे किसी को, बस उसको लूटपाट करके जो नहीं देता था उसके लिए परेशानी भले करते थे और मंदिरों को जो है तोड़ फोड़ कर उन्हें लूट लेते थे। लेकिन वह जो है और एक काम नहीं करते थे। लेकिन जहाँ पता चलता था कि नहीं इसमें कुछ है, तभी वहाँ पे वो हाथ लगाते थे। ऐसे वो बेकार का हाथ कहीं नहीं लगाते थे। तो देखिए, ऐसे तो बताया जा रहा है जो कि पहले से ही इसे धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। तो इसमें हम मान सकते हैं कि ब्राह्मणों ने ही धीरे धीरे क्या करा था, इसे तोड़ रहा था, इसे तोड़े जा रहे थे और धीरे धीरे इसकी जो है आगे बढ़ता गया और लास्ट में बख्तियार खिलजी जो है शायद कुछ वो भी किया होगा। उसका भी देखिए, अगर इतिहास में नाम है तो जरूर उसने भी ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि इतिहासकार ऐसे ही नहीं लिखते हैं। कुछ अनुश्रुतियाँ होती हैं, देखिए कुछ अनुश्रुतियाँ गलत भी होती हैं, लोगों के बीच फैला दी जाती हैं जो है अफवाह के रूप में, लेकिन बहुत सारी अनुश्रुतियाँ ऐसी नहीं होती हैं। तो जब यहाँ पे मुस्लिम इन्वेडर ऐसा किए तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं, इन्होंने ही इस पर आक्रमण किए। लेकिन आप देख सकते हैं कि नालंदा पर 3 बार हमला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए नालंदा पर 3 बार हमला हुआ था और कौन कौन हमला किए थे। देखिए, हूणों का सबसे पहला हमला था। हूण जो है कब से किस समय थे, तो यह गुप्त शासक जब थे उसी समय हूणों का भी आक्रमण चल रहा था और यह इनका एक दूसरे से मतलब अनबन थी और बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो कभी कभी हूण जो है इंडिया पर आगे बढ़ जाते थे और फिर उसे गुप्त शासकों ने उसे वापस ढकेल देते थे। तो ऐसी स्थिति थी। तो यहाँ पर देखिए 5वीं सदी में मिहिर कुल के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था और हूण का मकसद नालंदा को लूटपाट करना हो सकता है। मतलब कि हूणों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, नालंदा पर आक्रमण किया था। फिर गौड़ शासक जो है शैव और हिंदू संप्रदाय के थे, यानी ब्राह्मण समुदाय बोल सकते हैं। वे भी बुद्ध के बीच बढ़ते विरोध के चलते हमला किया करते थे। कौन? गौड़ों ने भी। और साथ में आप जानते हैं कि इतिहास में यही पता चला है कि खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण हमला जो है यहाँ पे रहा है। यह भी हमारे इतिहासकार द्वारा बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो सबसे बड़ा हमला 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया था। इसके बाद तबाह जो नालंदा हो गया, बौद्ध शिक्षा के प्रति उत्साह कम हो गया। किसी भी शासक नालंदा को फिर से स्थापित करने की कोशिश नहीं की। तब से नालंदा खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी तो बात नहीं है, जब नालंदा भले कोई भी जला दे लेकिन उसे फिर बनाने का तो प्रयास किया ही जाता है। ठीक है, जैसे देखिए नालंदा आज से कितने साल हो गए, 800 साल हो गए, लेकिन फिर से देखिए नालंदा को फिर से बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं। तो क्या बीच में प्रयास नहीं किया गया होगा? जब कोई टूटता है, देखिए उसके पहले ही बनाया गया था सोमनाथ मंदिर, लूटा गया था, उसको भी निर्माण कराया गया भीमसेन सेकेंड के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, इसका निर्माण कराने का प्रयास किया होगा, लेकिन लोगों का मानना है या इन्होंने माना है कि ब्राह्मणों ने इसमें बहुत सारे हस्तक्षेप और किए जिससे इसका निर्माण हो नहीं सका। और बता दें कि इस जब धीरे धीरे जब बौद्ध जो धर्मावलंबी थे या धर्म को मानने वाले जो शासक थे, उनका जब समापन हो गया तो किसी ने भी
इसको अपने हाथ में इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, यानी बौद्ध धर्म को बचाने की या नालंदा को बचाने की। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो है विकास रुक गया, और इसका विकास जो रुक जाने के कारण इसका जो है धीरे धीरे पतन भी हो चुका था। और इसी का फ़ायदा उठाकर भाई देखिए, हमें भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं, यह नहीं कहिएगा कि नहीं हम पूरी तरह से ऐसा बता रहे हैं। तो ये केवल अनुमान पर आधारित है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में देखिए सब मिला के यही बात होती है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको खिलजी ने ही जलाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने केवल इसी पर अपना जवाब देते हैं, इतिहासकार इसी को अपना सही मानते हैं। क्योंकि जो भी आपने देखा और चीज़ें, तो उस पर लोग विश्वास बहुत से कम कर रहे हैं। और जो मुस्लिम थे उन्होंने भी इसी चीज़ को, मुस्लिम भी और अंग्रेज भी इसी चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है उसके आनंद सिंह ने नालंदा पर डिक्लाइन ऑफ नालंदा एक जो है पेपर रिसर्च बनाई है, यानी पेपर रिसर्च पेपर दी है, जिसमें नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट नाम से किताब भी लिखी है। और उनका मानना क्या है कि धर्म स्वामीन 6 महीने के अंदर नालंदा में रहे, ठीक है। इसमें क्या है कि उनके धर्म स्वामीन कोई है मतलब कि गुरु, वह 6 महीने नालंदा में रहे हैं। नालंदा में एक समय 7 मंदिर, 14 बड़े और 44 छोटे विहार थे, जिन्हें मुस्लिमों ने ही नष्ट कर दिया था, और उनकी देखभाल संरक्षण के लिए वहाँ कोई नहीं बचा था, इनका यह मानना है, ठीक है। बाकी आप इसे अपना विचार दे सकते हैं, आप अपना विचार देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप इसके साथ आप लिखिएगा, बताइए हमें और अपने साथियों को भी कि आपका विचार क्या है इसके बारे में कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने ही जलाया था, और यह कितना % सही है कि, और मुस्लिमों ने यानी बख्तियार खिलजी ने इसे कितना जलाया, ये इसका कितना % हो सकता है आपके हिसाब से, ठीक है। बाकी फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद माय फ्रेंड, गुड बाय, पढ़ते रहिए।